अरे बहन, तुम बड़ा ही महंगे रजाई दे रही हो। ऐसी ही रजाई तो मॉल में भी 2000 में मिल जाती है, और तुम इधर रोड पर खड़ी होकर ये बेकार रजाई 4000 में बेच रही हो। पता नहीं इसमें तुमने कैसी खराब रुई भरी हो, और ये कपड़ा भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा। कहीं ऐसा ना हो सर्दी बीतने से पहले ही तुम्हारी रजाई की सिलाई निकल जाए। माफ करना बहन जी, पर हाथ की बनी हुई चीज खराब नहीं होती, और मेरी गारंटी है हमारी ये रजाई 3 साल से पहले खराब नहीं होगी। मैं कैसे मान लूं? तुम्हें 4000 दूं, इससे अच्छा मैं मॉल से ना ले लूं? उफ, माफ करना आंटी जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी रजाई खराब है तो आप यही रजाई मॉल से ले लीजिए। देखना, आपको यही रजाई मॉल में 10,000 की मिलेगी, और मेरी गारंटी है 1 साल के अंदर अंदर आपकी वो मॉल वाली रजाई खराब भी हो जाएगी। पर हमारी रजाई नहीं। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो आप ये रजाई मॉल से ले लो, और एक रजाई हमसे ले लो, और 1 साल बाद आकर हमें बताना मॉल की रजाई टिकी या हमारी। नेहा की ये बात सुनकर निकिता बिना मोल भाव किए उससे उसकी एक रजाई ले लेती है और वहां से चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। बहू तो सुबह से बैठकर रजाई बना रही है, अब जाकर थोड़ा आराम कर ले। तो गर्भवती है, ऐसे में थोड़ा आराम भी जरूरी है। पर माँ जी, आज हमने सिर्फ 2 ही रजाई बनाई है। तो क्या हुआ भाभी, आप पहले ये 2 रजाई बेच लो हाँ माँ के साथ। बाकी की रजाई की चिंता मत करो, मैं और राजू मिलकर 1 रजाई और बना देंगे। हाँ माँ, मैं और बुआ वैसे भी खाली रहते हैं, आप और दादी ही काम करते हो। भाभी, जब से भैया की कमर टूटी है, घर की सारी जिम्मेदारी इस ठंड में आपके और माँ के ऊपर आ गई है। पहले भैया काम करते थे तो हमें इतना सोचना नहीं पड़ता था। सत्यानाश हो बेटा उस बैल का। 10 लोग खड़े थे, पर उस कलमुहे बैल ने मेरे ही बेटे को सींग मारी और उसकी कमर तोड़ दी। अब हम गरीब सास बहू कैसे इस ठंड में अपना गुजारा करेंगे। इतना बोलकर उमा एक एक करके रजाई बाहर ले जाती है। दरअसल 1 महीने पहले विकास एक फैक्ट्री में काम करता था और उसके पैसों से ही घर चलता था, और दोनों सास बहू भी रजाई बनाकर बेचती थी, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर थी। पर एक दिन अचानक से एक सनकी बैल विकास को सींग मार देता है, जिस वजह से विकास की कमर टूट जाती है और पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। हमेशा की तरह आज भी दोनों सास बहू अपनी रजाई बेचने के लिए ठेला लेकर रोड पर जाती हैं और रजाई बेचती हैं। अरे बाबा, कितनी ठंड हो रही है। अरे अम्मा, सही सही रेट लगाओ और बताओ कितने की दी एक रजाई। सिंगल बेड की रजाई 1500 की है, और ये डबल बेड की 3000 की। क्या, ये डबल बेड की रजाई 3000 की? मैं 2000 दूंगा। अब जल्दी से रजाई दे दो। माफ करना भैया, इतनी कम में तो नहीं हो पाएगा, इसमें तो हमारा कोई फायदा ही नहीं होगा। अरे ऐसी रजाई दुकानों में भी 2000 की ही मिलती है। मैं मोल भाव करके आ रखा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसी बात है भैया, तो आप वहीं से ले लीजिए, पर हम अपना घाटा लगाकर नहीं देंगे। कोई बात नहीं भैया, आप 2000 में ही ये रजाई ले लीजिए। सुबह से कमाई न होने की वजह से उमा उस आदमी को घाटा लगाकर रजाई दे देती है, जिसके बाद नेहा अपनी सास से कहती है, माँ जी आपने क्या किया? इतने कम में उस आदमी को रजाई क्यों दे दी? इसमें तो हमारा ही घाटा है, जितने की रजाई नहीं है उससे ज्यादा की तो लागत है। बहू, आज सुबह से एक भी रजाई नहीं बिकी है। पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। जब विकास काम कर रहा था तो कमाई भी अच्छी थी, पर इस साल तो रजाई बिक ही नहीं रही। जब से बड़ी बड़ी दुकान खुल गई हैं, इसीलिए मैं अपने ठेले पर आए ग्राहकों को भगाना नहीं चाहती, और इस समय हमें पैसे की ज्यादा जरूरत है। उमा की ये बात सुनकर नेहा चुप हो जाती है और शाम को दोनों सास बहू रजाई बेचकर घर जाने लगती हैं। पर तभी रास्ते में नेहा की चप्पल टूट जाती है। ओह, इस चप्पल को भी अभी ही टूटना था। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि एक चप्पल खरीद सकूं। कोई बात नहीं बहू, मैं तेरी चप्पल को रजाई बनाने वाले सुई धागे से सिल दूंगी। इतना बोलकर नेहा अपने हाथों में टूटी चप्पल लेकर घर जाती है, जहां उमा सुई धागे से अपनी बहू की चप्पल सिल रही होती है। पर चप्पल भला सुई धागे से कहां से सिल पाती है। अब अगले दिन दोनों सास बहू रजाई बनाने के लिए सामान लेने के लिए फैक्ट्री जाती हैं और रजाई बनाने का सामान खरीदती हैं। अरे नहीं बहन, आज मैं तुम्हें 1 किलो भी रुई नहीं देने वाला। पिछली बार भी तुम उधार सामान ले गई थी
और अब तक पैसे नहीं दिए। अरे जब रजाई बनाकर बेचने में तुम्हारा फायदा नहीं हो रहा तो क्यों रजाई बनाकर बेच रही हो? भैया भैया, जब से बेटे की कमर टूटी है तब से हम एक एक पैसे के मोहताज हो गए हैं। अब इस ठंड में अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो हम गरीब का घर कैसे चलेगा। बड़ी मुश्किल से थोड़े पैसे कमा पाती हूँ, पर पैसे भी घर के राशन और मेरे बेटे के इलाज में चले जाते हैं। मेरी बहू भी गर्भवती है और आज तो मेरे घर में अनाज भी नहीं है। इसीलिए थोड़ा रहम खाओ और रजाई बनाने का सामान दे दो, ताकि रजाई बनाकर उन्हें बेचकर आपका भी उधार चुका सकूं। उमा बहन, अगर मैंने इस ठंड में तुम गरीब का घर देखा तो अपना घर में कैसे चलाऊंगा? आज दे रहा हूँ, पर अगली बार उधारी लेने आई तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। उमा के काफी विनती करने पर दुकानदार उसे कुछ रुई और रजाई बनाने का कपड़ा दे देता है, जिसके बाद उमा घर जाकर ठंड में कांपती हुई अपनी बहू बेटी के साथ मिलकर रजाई बनाती है। माँ, माफ करना, मेरे होते हुए भी आप दोनों को इस ठंड में पूरी रात कांपते हुए रजाई बनाना पड़ता है। अయ్यो, बेटा तू माफी क्यों मांग रहा है? जब तक तेरे हाथों में घर की जिम्मेदारी थी हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। हाँ पापा, हाँ। और माँ कहती है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और फिर जब इस दुनिया में मेरा छोटा भाई या बहन आएगा तो आप उसके लिए ठंडी के कपड़े भी लेकर आओगे, जैसे मेरे लिए लाते थे। हाँ बेटा। इतने में नेहा पानी पीने के लिए उठती है। तभी विकास की नजर उसके पैरों पर पड़ती है तो वो नेहा से कहता है, अरे नेहा, तुम नंगे पैर क्यों हो? अरे तुम गर्भवती हो, अगर नंगे पैर रहोगी तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। भैया, भाभी की चप्पल टूट गई है और हमारे पास पैसे नहीं है कि भाभी को चप्पल दिलवा सके। पर भाभी, जब तक आपकी नई चप्पल नहीं आ जाती आप मेरी चप्पल पहन लो। इस वक्त मुझसे ज्यादा इन चप्पल की जरूरत आपको है। निशा बिना सोचे अपनी चप्पल अपनी भाभी को दे देती है, जिसके बाद पूरा परिवार ठंड में सारी रात जाग कर रजाई बनाता है। और अगले दिन एक बार फिर दोनों सास बहू अपना ठेला लेकर रजाई बेचने के लिए चली जाती हैं। पर आज धूप का नामो निशान नहीं था और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। बहू, आज ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और तेरा 8वां महीना चल रहा है। तू घर पर आराम कर ले, आज मैं खुद रजाई बेच लूंगी। नहीं माँ जी, इस समय में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। इस ठंड में आपकी भी तो जोड़ों में दर्द होता है। इस बार की ठंड ने तो हिला के रख दिया है। बहन, सही सही रेट लगाओ और बताओ कितने की दे रही हो रजाई? आंटी, मॉल में ये रजाई आपको 10,000 की मिलेगी, पर हम आपको 3,000 में दे देंगे। कितनी ठंड हो रही है। अरे ये ठंड क्या बढ़ गई, तुम तो लूटने लगी। 1,000 रुपए की रजाई 3,000 में, इससे अच्छा मैं दुकान या मॉल से न ले लूं। माफ करना बहन, पर 1,000 रुपए में तो रजाई बनती भी नहीं है। तो मॉल या दुकान से ही ले लो रजाई। हाँ हाँ, जा रही हूँ मैं मॉल से ही लेने। आखिरकार इतनी अनहाइजीनिक रजाई कौन लेगा? तुमसे पता नहीं कैसे रुई और कपड़े का इस्तेमाल करती हो तुम। वो औरत मुंह बनाकर वहां से जाने लगती है। तभी वहां निकिता आती है और दोनों सास बहू से कहती है, अरे सही कहा था तुमने, हाथ की बनाई रजाई का कोई मुकाबला नहीं। मैंने मॉल से भी रजाई खरीदी थी, पर वो तो 1 साल में ही खराब हो गई और तुम्हारी रजाई आज तक चल रही है। बेकार ही लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं। इंसान को ब्रांड का नाम नहीं बल्कि चीज देखनी चाहिए। इसलिए मैं फिर से इस साल तुम्हारी रजाई लेने आई हूँ। और बहन, अगर तुम्हें 1% भी डाउट है ना तो अपना डाउट खत्म कर लो। मैं गवाह हूँ इनकी रजाई की। मैंने तो अपनी जान पहचान वालों से भी कह दिया है कि वो इस ठंड में इन सास बहू से ही रजाई ले। मुझे अच्छा लगा, आपको हमारी रजाई पसंद आई। बहन, अब बताओ तुम्हें रजाई लेनी है या नहीं? अरे जब प्रूफ खुद कह रहा है कि तुम्हारी रजाई अच्छी है तो मैं मॉल से रजाई लेकर अपने पैसे बर्बाद क्यों करूं? निकिता के कहने पर वो औरत भी दोनों सास बहू से एक रजाई ले लेती है। और जब वो औरत घर जाकर रजाई ओढ़ती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो उमा और नेहा की रजाई के बारे में सबको बताती है। और अब धीरे धीरे करके उमा के पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। इस तरह से उनकी ये सर्दी अच्छे से कटती है और विकास का इलाज भी करवाती है। कितनी ठंड हो रही है, ऊपर से घर में खाना भी नहीं है। हे भगवान, भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। माँ जी, और कब तक ऐसी परेशानियों का सामना करते रहना पड़ेगा हमें? परेशानियां तो जिंदगी भर आती ही हैं बहू, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक दिन ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बिना खाए तो पेट में दर्द हो रहा है, ये गन्ने ही खा लेता हूँ। सब लोग पास में रखे हुए गन्ने और गुड़ को खाकर अपना गुजारा कर रहे होते हैं।
अगर हम ऐसे ही गुड़ और गन्ने खाते रहेंगे तो कहीं हमें शुगर की बीमारी ना हो जाए। आजकल शुगर की बीमारी बहुत चल रही है माँ जी। हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। मेरे बेटे को कहीं काम नहीं मिल रहा, ऊपर से हम लोगों ने कितनी मेहनत से गन्ने की खेती की थी और अब ये सारे गन्ने ऐसे ही पड़े हैं। गन्नों से हमने गुड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन गांव में देसी गुड़ कोई नहीं खाता। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। सभी ठंड में परेशान थे। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह ठंड से बचने के लिए कोई कंबल या रजाई खरीद कर लेकर आ जाएं। रात भर उन्हें बिना रजाई के सोना पड़ता है। इसी के चलते आधी रात में आशा का बेटा राजू नींद से जाग जाता है। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, ठंड लग रही है। बेटा आजा, मैं तुझे अपने आंचल में सुला लेती हूँ, तुझे ठंड कम लगेगी। ऐसा बोलकर वह उसे अपने आंचल में सुला लेती है। अगले दिन सवेरा होता है और राजू को बहुत जोरों से भूख लगती है। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, मुझे कुछ खाने को दो ना माँ। बेटा मैं तुझे खाने को क्या दूंगी, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, सूखा आटा ही पड़ा है बस। माँ, मुझे आटे से सादी रोटी बनाकर खिला दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। ठीक है बेटा, अभी बनाती हूँ। आशा आटा गूंथकर चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां बनाने लगती है। तभी उसे अपने पास रखा हुआ गुड़ दिखाई देता है। आशा उसे देखकर थोड़ा सोचती है और उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसके अंदर नमक और साथ में आमचूर का मसाला मिला देती है। सब्जी तो नहीं है, ये खट्टा मीठा पराठा खाकर ही मेरे बेटे को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। आशा ऐसा कहकर गुड़ का पराठा बनाकर राजू को खिलाती है। ये लो बेटा, गुड़ का पराठा खा लो। क्या माँ, रोजाना गुड़ के साथ कुछ ना कुछ खाने को देती हो, आज आपने गुड़ का पराठा भी बना दिया। कोई बात नहीं बेटा, मजबूरी को समझ लो, जो मिल रहा है उसे खा लो। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर राजू गुड़ का पराठा खाने लगता है। ओह वाह माँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है आपने, गुड़ का पराठा तो बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, आप भी खाकर देखो ना। राजू अपनी माँ को अपने हाथों से एक निवाला खिलाता है। अरे हाँ, ये तो अच्छा है, स्वादिष्ट बना है। अगर अच्छा बना है तो बहू सबके लिए गुड़ का पराठा बना दो, सब लोग वही खा लेंगे। सरस्वती के कहने पर आशा सभी के लिए गुड़ का पराठा बनाती है और सब लोग पेट भरकर गुड़ का पराठा खाते हैं। सच में ये गुड़ का पराठा तो बहुत स्वादिष्ट बना है। अगर इसके साथ थोड़ी सी गुड़ की चाय मिल जाती तो वो भी बहुत स्वादिष्ट लगती। खैर कोई बात नहीं, समय समय की बात है, जितना मिल जाए उतने में ही खुश रहना चाहिए। ऐसे ही 2 दिन तक वह लोग गुड़ का पराठा खाकर गुजारा करते हैं। तीसरे दिन जब सरस्वती गुड़ का पराठा खाती है तो कहती है, इस गुड़ के पराठे को खाकर तो मन ही नहीं भरता। अगर तुम्हारी कोई दुकान होती बहू तो लोगों की भीड़ लग जाती। अच्छा माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अगर हम दुकान खोल लें तो शायद हमारे गुड़ के पराठे की दुकान अच्छी खासी चलेगी। लेकिन गांव में लोग गुड़ का पराठा तो खाने से रहे, हम ये काम शहर में कर सकते हैं। सुझाव तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। देखो हमारे पास गन्ने हैं गुड़ बनाने के लिए और साथ में गुड़ भी है, लेकिन शहर जाने के लिए पैसे नहीं है। देखा जाए तो हमारे गांव के बाद शहर ही तो आता है माँ जी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी पैदल चलने में, लेकिन हम शहर तो पहुंच ही जाएंगे। सरस्वती आशा की बात मान लेती है, जिसके बाद आशा गुड़ के पराठे के लिए सामान तैयार करती है और दोनों सास बहू पैदल पैदल चलते चलते शहर की तरफ जाने लगती हैं। गांव से शहर तक जाने का 2 घंटे का सफर तय होता है, जिसके चलते उनके पैर बहुत बुरी तरह थक जाते हैं। माँ जी आप थक गई हो, थोड़ी देर आराम कर लें क्या? नहीं नहीं, चलते चलो, शहर सही समय पर पहुंच जाएंगे तो काम शुरू कर देंगे। ठंड का समय होता है। दोनों सास बहू कांपते कांपते शहर पहुंच जाती हैं, जहां वह शहर में एक पेड़ के नीचे खड़े होकर गुड़ का पराठा बनाना शुरू कर देती हैं और एक टेबल पर उसे तैयार करती हैं। खुशबू तो अच्छी आ रही है, बस अब ग्राहक बन जाएं। जिस जगह पर सास बहू खड़ी थी वहां पर लोगों का आना जाना थोड़ा कम था, फिर भी बहुत इंतजार के बाद एक कस्टमर उनकी दुकान पर आता है। क्या बेच रहे हो तुम लोग? आइए आइए, आपका स्वागत है, हम यहाँ गुड़ का पराठा बेच रहे हैं। गुड़ का पराठा? ऐसा तो पहली बार सुन रही हूँ। कोई बात नहीं दीदी, आज आप खाकर देखो, क्या पता आपको अच्छा लगे। अच्छा लगे तो ही पैसे देना, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। आशा ऐसा कहकर गुड़ का पराठा तैयार करती और आरती को देती है। अरे भाई कमाल हो गया, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, ऐसा पराठा मैंने कभी नहीं खाया। इसके साथ चाय होती तो और भी मजा आता। आरती पैसे देकर वहां से चली जाती है। ये जो पैसे कमाए हैं इससे मैं दूध लेकर आती हूँ माँ जी, पराठों के साथ ठंड में लोगों को चाय भी बहुत अच्छी लगेगी। आशा ऐसा कहकर दूध लेकर आती है और फिर चाय बनाना शुरू करती है। चीनी की जगह वह गुड़ का ही इस्तेमाल करती है। गुड़ की चाय और गुड़ का पराठा जिसकी खुशबू से वहाँ कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आप लोग गांव से यहाँ तक पैदल चल कर आए हो? हाँ,
और इतनी मेहनत से यहाँ गुड़ के पराठे और गुड़ की चाय बेच रहे हो। आपकी भलाई के लिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। यहाँ पर लोगों का आना जाना थोड़ा कम है। अगर आप शहर के बीच में बाजार की तरफ जाकर अपना काम शुरू करते हैं ना, तो वहाँ पर आपकी अच्छी कमाई हो सकती है। वहाँ सोसाइटी एरिया है, वहाँ पर बड़े बड़े घर के लोग आते हैं और उन्हें ऐसी चीज़ बहुत पसंद आती हैं। दोनों सास बहू इसके बारे में काफी देर तक सोचती हैं। काम खत्म करने के बाद वो दोनों फिर से पैदल पैदल चलते हुए वापस घर आती हैं। उन्होंने कुछ पैसे कमाए थे जिससे वह अपने घर का राशन तो खरीद ही लेती हैं। अगले दिन दोनों सास बहू फिर से पैदल पैदल शहर आती हैं और इस बार वह उस लड़के की बताई हुई जगह पर जाती हैं। वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। सोसाइटी के लोग गुड़ की चाय और गुड़ का पराठा खाने आते हैं। सबको बहुत स्वादिष्ट लगता है। उस लड़के ने बिल्कुल सही कहा था, यहाँ पर तो जब से आए हैं तब से फुर्सत ही नहीं मिल रही। लोगों की लाइन लगी हुई है। तुम पराठे बनाती जाओ, मैं गुड़ की चाय बनाकर सभी को देती जाती हूँ। इस तरह सास बहू दोनों मिलकर गुड़ की चाय और गुड़ का पराठा बेचना शुरू करती हैं। धीरे धीरे उनकी वह दुकान शहर में फेमस हो जाती है। क्या बात है भाई, क्या बात है। दुनिया की हर एक से एक चीज खाई होगी मैंने, लेकिन ये गुड़ का पराठा और इसके साथ गुड़ की चाय पहली बार पी रहा हूँ। सच में बहुत ही कमाल की है। अरे बहन, जल्दी से अच्छी सी चाय और पराठा दे दो। तुम्हारी दुकान से गुड़ की चाय और गुड़ का पराठा खाते ही सारी ठंड भाग जाती है। गाँव जैसी चीज कहाँ खाने को मिला करती थी। तुम दोनों सास बहू की वजह से अब हमें कम से कम ऐसी गाँव की देसी चीज तो खाने को मिल रही है। अम्मा आप चिंता मत करो, हम सास बहू मिलकर आप लोगों को रोजाना गुड़ की चाय और गुड़ का पराठा खिलाने यहाँ रोजाना आएंगे। माँ जी, मेरे गुड़ के पराठे तैयार हैं, आप जल्दी से गुड़ की चाय तैयार कर लीजिए। हाँ हाँ, अभी करती हूँ। इस तरह दोनों सास बहू बहुत मेहनत करती हैं। शहर में आने से पहले उनकी छोटी सी दुकान थी, लेकिन अब उन्होंने पैसे कमाकर वहाँ पक्की दुकान बना ली। इसी के चलते महेश और विनोद ने भी उन दोनों का साथ दिया। उन्होंने घर पर रहकर गन्ने से गुड़ बनाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें और भी ज्यादा मदद मिल गई। कम पैसों में उन्होंने ज्यादा पैसा कमाना सीख लिया, लेकिन रोजाना गाँव से शहर, शहर से गाँव जाने का सफर उन्हें बहुत दुखी कर रहा था। माँ जी, हमने इतने पैसे तो कमा लिए कि हम शहर में अपना घर खरीद सकते हैं। गांव से यहाँ तक का सफर तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों ना हम शहर में ही घर खरीद लें? बहू, ये तो मैं कब से सोच रही थी, इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। इस तरह सास बहू ने मिलकर शहर में अपना खुद का घर भी खरीद लिया। उनकी गुड़ की चाय, गुड़ का पराठा इतना फेमस हो गया कि दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे। अब वह लोगों के घर में गुड़ का पराठा और चाय भी डिलीवर करने लगे। देखते ही देखते उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई। छोटे से काम से वह बड़े आदमी बन गए और अब राजू भी अच्छे बड़े स्कूल में जाने लगा।